देखते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या किया था कि हम लेजर जनरल बनाते हैं और जनरल के बाद लेजर में पोस्टिंग करते हैं और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जनरल बना रहे हैं, फिर उसका लेजर बनाते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं और फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो जर्नल क्या होता है? जर्नल एक बुक होती है जिसके अंदर सारी एंट्रीज की जाती है, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्रेडिट, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्रेडिट। जैसे आपने एक क्वेश्चन में किया हुआ, आपने एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको जर्नल आपको बनाया हुआ है, मैं उसी को ओपन करता हूँ, फिर हम उसी के आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया हुआ, ये ऐसे बनाया हुआ है, ये हमारा जर्नल है। ठीक है, ये जर्नल है, इस जर्नल ये जर्नल हमने बनाया। देखिए यहाँ तो मैंने आपके सामने 6 एंट्रीज दे रखी है, लेकिन बिजनेस में असल में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में असल में तो हजारों एंट्रीज होती है, हजारों एंट्री। और ये तो 6 एंट्रीज है, रोज की 10-10, 20-20 एंट्री हो सकती है एक दिन की, और पता चला साल भर के अंदर पता नहीं कितनी एंट्रीज होगी। तो पता चला कि अगर ये जर्नल जो है, जर्नल अगर एक ही व्यक्ति रोज नामचा एक ही व्यक्ति लिख रहा है और उसको इतनी एंट्रीज करनी है तो उसमें गलती होने की चांसेस है, और हम पूरी तरह से एक व्यक्ति पर निर्भर हैं। हमें क्या क्या करने की जरूरत है, हमें इस काम को बांटने की जरूरत है, हमें इस काम को बांटने की जरूरत है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस जर्नल में लिखने का काम अलग अलग लोगों को देना पड़ेगा। तो अब दिक्कत उसके अंदर क्या है, ऐसा अलग अलग लोगों को क्यों देना पड़ेगा, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। अलग अलग लोगों को इसलिए देना पड़ेगा कि ये एंट्रीज बार बार जो लिखनी है, ये एंट्री अगर एक ही व्यक्ति लिखेगा, अगर एक व्यक्ति नहीं है या बीमार है, और पता चला एक ही व्यक्ति का बिजनेस हमारा बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज करनी है, लेखा करनी है, और रोज नामचा में एक ही व्यक्ति लिख रहा है, तो बहुत काम बढ़ जाएगा और सब कोई उसी के पास भागे भागे आएंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते हम, हमको एक काम को बांटने की जरूरत है। तो हम कैसे बांटते हैं, इस जर्नल को टुकड़े टुकड़े कर दो कि भाई एक जर्नल में सिर्फ कैश की एंट्री होगी, और वो कौन लिखेगा, ए लिखेगा। चलो मैंने घनश्याम पटेल को जिम्मेदारी दे दी कि घनश्याम पटेल सिर्फ कैश की एंट्री लिखेगा, जो नगद आएगा जाएगा वो घनश्याम पटेल एंट्री करेगा। हेमलता जाटव सिर्फ गुड्स खरीदने की एंट्री करेगी। तो एक जर्नल में जिसमें सारी एंट्रीज होती थी, खरीदने की, कैश की, आने की, जाने की, खरीदने की, बेचने की, सब, उसको मैंने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। एक जर्नल बनाया जिसके अंदर सिर्फ कैश की एंट्री है, वो एक को दे दिया। एक जर्नल बनाया जिसमें सिर्फ कुछ खरीदने की एंट्री है, वो एक को दे दिया। खरीदने की और वापस करने की, मान लो किसी से उधार खरीदा और वापस भी करना तो उसी को दे दिया, तो खरीदने की एंट्री और माल वापसी की एंट्री। दूसरी बेचने की एंट्री और जो माल वापस आ रहा है उसके एक तो दे दी। तो हमने क्या किया, एक जर्नल को कम से कम 3-4 हिस्सों में बांट दिया। एक एंट्री हो सकती है इधर खरीदने की, बेचने की, कैश की, उसके अलावा जो बची कुछ एंट्रीज है सारी, वो एंट्री अलग बुक होगी। तो अब इसलिए से हम क्या करते हैं, जर्नल को का विभाजन कर देते हैं, जर्नल का विभाजन कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं, बांट देते हैं हिस्सों। इसको कहते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सब डिवीजन, जर्नल का विभाजन। ये जो विभाजन है जर्नल का अलग अलग एंट्रीज के अंदर, ये सारी एंट्री, इसी को कहते हैं सब्सिडरी बुक्स, सहायक पुस्तिकाएं। एक पुस्तक नहीं है सहायक, एक नहीं है जर्नल, जर्नल भी सहायक ही है लेकिन एक नहीं है। अब इसको हमने सहायक पुस्तकों में बांट दिया, कई सारी पुस्तकें करती, कई सारी किताबें करती, और इससे हमको फायदा क्या है, काम बांट सकते हैं। एक व्यक्ति कैश का देख रहा है, एक व्यक्ति खरीदी का देख रहा है, एक व्यक्ति बिक्री का देख रहा है, एक जर्नल देख रहा है, तो एक के ऊपर सारा बोझा भी नहीं है, काम बढ़ गया। अच्छा, गलतियां भी कम होती है इसमें। गलतियां कैसे कम होगी, कि मान लीजिए हेमलता जाटव सिर्फ खरीदी की एंट्री करती, तो हेमलता जाटव को थोड़े टाइम में, महीने भर के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में नाम रट जाएंगे।
क्यों? क्योंकि हम खरीदते होंगे। ऐसा थोड़ी कि गुड्स खरीदते हैं कोई 25-30 पार्टी होती है और बदलती रहती है। जो लोग गुड्स खरीदते हैं ना, उनकी कुछ फिक्स पार्टियां होती है, 10, 12, 15, 20 जो थे, 100 भी हैं, लेकिन वो फिक्स होती है, वो निश्चित होती है। उन्हीं से खरीदते हैं बार बार, उन्हीं से हम बार बार खरीदते हैं, क्योंकि हम बार बार किसका माल देखने जाएंगे? तो उसको याद हो जाएगा कि यार ये पार्टी से हम खरीदते हैं, इससे खरीदते हैं, इससे खरीदते हैं। उसको धीरे धीरे ये भी याद हो जाएगा किससे हम कितने तक का माल खरीदते हैं। यार इस पार्टी से हम हर महीने 10,000 तक का माल खरीदते हैं, इससे ज्यादा नहीं खरीदते, 10, 12, 9। इस पार्टी से हम ज्यादा माल खरीदते हैं, 50-60 हजार। तो अगर कभी कुछ गलती पकड़ में आ जाएगी उसको, कि कभी देखेगी अरे इस पार्टी से इतना माल कैसे खरीद लिया अपन, कोई नया नाम आएगा तो चौंक जाएगी, ये नाम तो पहले कभी नहीं देखा हमने, इससे इससे खरीदा क्या, ये गलती तो नहीं हो गई। ये हमको कई सारे फायदे हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक जर्नल की जगह जर्नल का विभाजन करके अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी देते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा काम बांटना आसान हो जाता है, काम को करना आसान हो जाता है, और ये हमको सहूलियत हो जाती है। इज दैट ओके? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट इसके अंदर? नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक। अब हम जो बुक्स बनाते हैं वो कौन कौन सी होती है उनको देखते हैं। तो हम जर्नल को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब डिवीजन, विभाजन, सब डिवीजन। अब आप थोड़ा सा हिंदी हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, थोड़ी सी बद मिलता जुलता है। ऑफ जर्नल, एक जर्नल की जगह हमने एक बना लिया कैश का जर्नल। इसके अंदर सिर्फ नगद प्राप्तियां और भुगतान की एंट्री। कैश का मतलब कैश और बैंक दोनों है ना, यह ध्यान रखिए। इसमें कैश भी आएगा और इसमें बैंक भी आएगा। क्या क्या आएगा कैश बैंक का? कैश बैंक का प्राप्तियां आएंगी, जितनी प्राप्तियां हो रही, जो मिल रहा है रिसीट्स, और इसके अंदर हम पेमेंट्स लिखेंगे। कैश और बैंक में जो पैसा आएगा वो लिखेंगे। ये जो कैश जर्नल है, ये जो कैश जर्नल है, इसको हम कैश बुक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम कैश बुक भी है, कैश बुक भी। तो कैश बुक, कैश जर्नल एक ही बात है। ज्यादातर नाम कैश बुक यूज होता है, बाकी ये कैश जर्नल है। इस मैंने जर्नल वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जिससे आपको समझ में आ जाए कैश बुक जर्नल ही है। बस इसमें फर्क कितना है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक की प्राप्तियां और भुगतान लिखे जाते हैं। उधार में माल खरीदे बेचेंगे इसमें नहीं लिखेंगे। इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, रास लगाएंगे, नहीं लिखेंगे। किसी को वेतन देना बाकी है, ड्यू है, सैलरी ड्यू है, रेंट, वो एंट्री नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ कैश आएगा, कैश आएगा। ओनर अपने घर के यूज के लिए बिजनेस से कुछ सामान ले गया, उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ओनर घर के अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए नगद ले गया, बैंक से निकाले तो करेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ कैश की प्राप्तियां और भुगतान लिख रहे हैं। एक दूसरा, एक परचेजेस जर्नल, या फिर हम इसको परचेजेस बुक भी कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स 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 का मतलब है जिसको बेचते हैं उसको, उसका। मशीनरी उधार में खरीदेंगे तो इसमें नहीं लिखना है। मशीनरी उधार में बेचेंगे इसमें नहीं लिखना है। गुड्स उधार में बेचेंगे नहीं लिखना है। नगद में बेचेंगे नहीं लिखना है। इसमें सिर्फ क्रेडिट में जो गुड्स खरीदे। गुड्स का मैंने आपको बताया, गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम बिजनेस करते हैं। अगर मेरी कपड़े की दुकान है तो कपड़ा मेरे लिए गुड्स हो गया। मेरी फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर खरीदता बेचता हूं तो फर्नीचर गुड्स हो गया। अब फर्नीचर की दुकान में मैंने कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर गुड्स नहीं है। मेरी लोहे की दुकान है, लोहा सरिया बेचता हूँ तो सरिया मेरे लिए गुड्स है। मैं अनाज बेचता हूँ, किराने की दुकान है तो किराने के सामान मेरे लिए गुड्स है। मैंने फर्नीचर खरीदा वो गुड्स नहीं है। मैंने कोई गाड़ी खरीदी वो गुड्स नहीं है ना। मैंने मोबाइल खरीदा वो गुड्स नहीं है। मोबाइल की दुकान है, मोबाइल खरीदने बेचता हूँ तो गुड्स। मोबाइल अगर वैसे नहीं तो ये ध्यान रखना। फिर एक और दूसरी नेक्स्ट किताब होगी सेल्स जर्नल, इसको हम सेल्स बुक लिखते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, उधार में जो गुड्स बेचेंगे ना वो लिखेंगे हम इसमें। उधार में जो गुड्स बेचेंगे वो लिखेंगे क्रेडिट। नगद में गुड्स बेचेंगे वो नहीं आएंगे।
और गुड्स के अलावा कुछ और बेचेंगे वो भी नहीं आएंगे, क्रेडिट से लो। फिर जब क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो हो सकता है वापस भी कभी करने पड़े, तो एक परचेज रिटर्न्स जर्नल बनेगा, परचेज रिटर्न्स जर्नल या परचेज रिटर्न्स बुक भी कह सकते हैं। इसी ढंग से सेल्स रिटर्न जनरल बनेगा। इनके अंदर भी उधार में जो खरीदे हैं, उधार में जो बेचे हैं, उनको ही वापसी लिखे जाएंगे। क्रय वापसी और विक्रय वापसी। क्रय जो खरीदा उसकी वापसी और जो बेचा विक्रय किया वो वापसी, वो लिखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी उधार वाले ही लिखे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो उधार में मैंने कुछ खरीदे थे वो अगर मैं वापस करूंगा तो मैं परचेज जर्नल में लिखूंगा, जो उधार में बेचे थे वो वापस आएंगे तो मैं सेल्स जर्नल। इसका मतलब ये हुआ परचेजेस जर्नल और परचेज रिटर्न्स, क्रय पुस्तक और क्रय वापसी पुस्तक एक व्यक्ति को दी जा सकती है कि आप दोनों एक ही देख, और विक्रय पुस्तक और विक्रय वापसी पुस्तक भी एक को दी जा सकती है कि दोनों, मैंने क्योंकि वापसी बहुत ज्यादा नहीं होगी लेकिन ठीक है, बिजनेस में चलता रहता है। अब ऐसे भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमारे कैश पेमेंट रिसीट से नहीं जुड़े होते, जो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स से या गुड्स खरीदे उनकी वापसी से नहीं जुड़े होते, जो हमने उधार में बेचे उससे या उसकी वापसी से नहीं जुड़े होते। वो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके लिए एक बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जर्नल प्रॉपर। इसको जर्नल भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं जो हम इन पुस्तकों में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर मैं पुस्तकों की सूची बनाऊं तो एक तो कैश बुक हो गई, परचेजेस बुक हो गई, एक सेल्स बुक हो गई, एक परचेज रिटर्न जर्नल हो गए, सेल्स रिटर्न्स बुक हो गई, और एक हो गई जर्नल प्रॉपर। और तात्पर्य ये कि जो भी ट्रांजैक्शंस इन पुस्तकों में नहीं आएंगे वो मैं जर्नल प्रॉपर में लिखूंगा। तो अब मेरे से एक सवालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि सर जनरल प्रॉपर क्या होता है? जर्नल प्रॉपर सब्सिडरी बुक का हिस्सा होता है। और जर्नल, और आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जर्नल और जर्नल प्रॉपर में क्या डिफरेंस है? जर्नल और जर्नल प्रॉपर में डिफरेंस ये है कि जर्नल प्रॉपर, जर्नल एक बुक है जिसके अंदर सारी एंट्रीज आती है, कैश की, क्रेडिट की, खरीदने की, बेचने की, गुड्स खरीदने की, बेचने की, मशीनरी, सब ये डिवीजन, ये एक ही जर्नल। लेकिन जब जर्नल का विभाजन कर दिया जाता है तो जो ट्रांजैक्शंस, जो लेन देन दूसरी पुस्तकों में नहीं आते, दूसरी मतलब कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो सारे लेन देन हम अपने जर्नल प्रॉपर में दिखाते हैं। तो जर्नल प्रॉपर का मतलब है सिर्फ प्रॉपर, प्रॉपर माने सिर्फ वही, कौन, जो दूसरी बुक्स में नहीं है। लेकिन जर्नल का मतलब है सारे ट्रांजैक्शंस। अभी तक तो हम जर्नल बना रहे थे, लेकिन जब मैं जर्नल की जगह जर्नल प्रॉपर बनाऊंगा तो जर्नल प्रॉपर में ध्यान रखिए कैश के ट्रांजैक्शन नहीं लिखने, जर्नल प्रॉपर में उधार में गुड्स खरीदने बेचने के ट्रांजैक्शन नहीं लिखने, बैंक के ट्रांजैक्शन नहीं लिखने, माल क्रय वापसी के, विक्रय वापसी, उधार में क्रय वापसी के, उधार में विक्रय वापसी के ट्रांजैक्शंस नहीं लिखने। तो जर्नल प्रॉपर में लिखने क्या फिर? तो जर्नल प्रॉपर में जो ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं वो ट्रांजैक्शंस जो हमारे होते हैं वो होते हैं डेप्रिसिएशन के ट्रांजैक्शन। रास जब लगाते हैं डेप्रिसिएशन का क्या होता है ट्रांजैक्शन? भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और मशीनरी पे लगाया तो एसेट को क्रेडिट कर दो, जिस पे लगाया, मशीनरी पे लगाया तो मशीनरी को क्रेडिट कर दो, फर्नीचर पे लगाया तो फर्नीचर को क्रेडिट कर दो, जिस पे भी लगाते हैं उसको क्रेडिट कर दो। यही होता है डेप्रिसिएशन के। इसमें तो नगद का, उधार का कुछ है ही नहीं। फिर और कौन से ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में लिखते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स मतलब हमने कोई संपत्ति उधार में खरीदी,
हाँ, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स को क्या कहते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स को हम जो कहते हैं वो कहते हैं अगर हमने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। सर इसमें सब उधार की ट्रांजैक्शन होती है क्या जनरल प्रॉपर में? टू क्रेडिटर या सप्लायर। हाँ सर इसमें सिर्फ उधार की ट्रांजैक्शन लिखते हैं ना जनरल इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि गैर नगदी ट्रांजैक्शंस, उधार नहीं कहना चाहिए, गैर नगदी कहना, जो नगदी नहीं, नगद कहते हो तो कैश बुक में आ जाएंगे, लेकिन उधार के मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि गुड्स उधार में खरीदे हैं तो वो नहीं लिखेंगे इसके, वो तो परचेज बुक में जाएंगे। उधार में माल बेचे तो वो भी नहीं आएंगे, वो सेल्स बुक में जाएंगे। गैर नगदी नगद के ट्रांजैक्शन जो गुड्स से संबंधित नहीं है, गुड्स के खरीदने बेचने से संबंधित है, वो आएंगे इसके। हाँ, रेंट ड्यू रेंट अनपेड, हाँ मतलब हम गैर नगद के ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, गैर नगद। अब जैसे हमने क्रेडिट में एसेट खरीदी, इसी ढंग से अगर हमने उधार में कोई एसेट बेची, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एसेट्स ऑफ एसेट्स। जब उधार में हम कोई एसेट बेचते हैं, मैं मशीनरी मान लेता हूँ, तो जिसको हम बेचते हैं उसको हम डेटर अकाउंट डेबिट या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो हमने गुड्स तो बेचे नहीं। अगर यहाँ पे अगर ऐसा ये ट्रांजैक्शन होता है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स वाला, तो डेटर डेबिट टू सेल्स, ये तो सेल्स बुक में आएगा, इसमें तो आएगा नहीं, ये ट्रांजैक्शन तो हमारा सेल्स बुक में आएगा। ये इस टाइप के ट्रांजैक्शन मशीनरी एसेट खरीदने। और जैसे अभी मुझे एग्जांपल दिया, रेंट ड्यू, रेंट बाकी है या सैलरी ड्यू, तो रेंट ड्यू होता है तो एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। ये ट्रांजैक्शन इसके अंदर आएगा। तो रेंट ड्यू मैंने बोला है, लेकिन एक्सपेंसेस ड्यू हम मानो, एक्सपेंसेस बाकी। तो इस टाइप की जो एंट्रीज होती हैं, समायोजन की, ट्रांसफर की, फिर हम इसके अंदर ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, एक का बैलेंस जब हम दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। अब ट्रांसफर एंट्रीज क्या होती है इसके बारे में और बात करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री, समायोजन की एंट्रीज होती है, तो हम इसमें तो इस टाइप के साथ ट्रांजेक्शन जो किसी और पुस्तकों में नहीं आते, वो इसके अंदर लिखते हैं। और ऐसे ट्रांजेक्शन छोटे छोटे करके बहुत सारे होते हैं, लेकिन सब अलग अलग होते हैं। अब डेप्रिसिएशन तो हम साल में एक ही बार लगाएंगे ना। उधार में मशीनरी खरीदी बेची, एसेट खरीदी थी, कितनी बार खरीदे बेचेंगे, एक दो बार खरीदे बेचेंगे। तो ऐसे ट्रांजेक्शन अक्सर नहीं होते, इसलिए इनके लिए अलग से बुक नहीं बनाई गई है, एक बुक बनाई गई जिसमें सारे बचे कुचे ट्रांजेक्शन उसी में लिखे। लेकिन गुड्स खरीदना बेचना तो रोज होगा यार, नगद के ट्रांजेक्शन तो रोज होंगे और ढेर सारे होंगे, कैश के ट्रांजेक्शन तो रोज होंगे, और गुड्स खरीदना बेचने के ट्रांजेक्शन तो बहुत। इसके लिए अलग से किताब रखी गई कि साहब ये काम ज्यादा है, इसको अलग से रखो, इसके अंदर सब खरीदने बेचने, क्योंकि इसके ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, इसके ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं। फिर मुझसे कुछ चेक पूछा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने की। हाँ कैपिटल सही कह रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब लगाते हैं तो भी वो एंट्रीज उसके अंदर होती है, बिल्कुल सही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना, ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, एक सेकेंड मुझे दीजिए, मैं आपको इसका कुछ हिंदी में जो पूछा गया है वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सर जनरल प्रॉपर को हिंदी में क्या मैं वही कह रहा हूँ, वही चीज देख रहा हूँ, मुझे एक मिनट का टाइम देना। देखिए लेन देनों का अभिलेखन, देखिए रोकड़ बही, ये देखिए क्या क्या पुस्तकें हैं, विशिष्ट उद्देश्य की पुस्तकें, इनको विशिष्ट उद्देश्य की पुस्तकें बोला गया है ना। श्रम के विभाजन में भी सहायक है, श्रम के विभाजन माने एक ही व्यक्ति कर रहा है काम, तो विशिष्ट रोजनामचे बनाए जाते हैं, विशिष्ट रोजनामचे अलग अलग चीजों के लिए, और ये सहायक पुस्तकें कराती। तो हम इनमें विशिष्ट उद्देश्य की पुस्तकें मतलब रोकड़ बही, कैश बुक, क्रय रोजनामचा मतलब परचेज जर्नल या परचेजेस बुक, विक्रय वापसी, क्रय वापसी मतलब परचेजेस रिटर्न जर्नल या परचेज रिटर्न बुक, मुख्य रोजनामचा है ना जो तुम पूछ रहे थे, ये दूसरा हो गया हमारा क्रय विक्रय रोजनामचा या विक्रय रोजनामचा पुस्तक, सेल्स बुक या सेल्स जर्नल, विक्रय वापसी रोजनामचा, सेल्स रिटर्न्स जर्नल या सेल्स रिटर्न्स बुक, और छठा हो गया मुख्य रोजनामचा मतलब प्रॉपर जर्नल, प्रॉपर जर्नल को मुख्य रोजनामचा बोला। अब ये रोकड़ बही के बारे में बताया, एक स्तंभीय रोकड़, ये सब रोकड़ बही हम बात करेंगे, रोकड़ बही की कैसे बनती है।
इसकी बात हम पहले हम समझ लें। द्विस्तंभीय, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, खुदरा रोकड़ पेटी कैश बुक, ये भी हम देखेंगे। खुदरा रोकड़ बही की खतौनी, ठीक है। रोकड़ बही का संतुलन, ठीक है। और मुझे आगे चलना है दूसरी पुस्तकों में। हो सकता है मैं पहले दूसरी बुक्स आपको पहले पढ़ाऊं। ये ठीक है, क्रय क्रय पुस्तक, क्रय रोजनामचा, परचेज बुक। इसके अंदर हम देखते हैं हमने जो भी उधार में खरीदा है ना, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्रय किया, बीजक नंबर, इनवॉइस नंबर, जो बिल खरीदा उसका बिल नंबर, कितने 20 छोटे आकार के टीवी 2,000 रुपए एक, 15 टेप रिकॉर्डर 12,500 का एक, सभी वस्तुओं का प्राप्त व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट 20% मिला। तो ये हमारा, तो ये उधार में खरीदा। अब यहाँ पे अगर हमें कोई नगद में खरीदा, दिया नहीं उन्होंने। अगर नगद में खरीदा तो वो नहीं लिखा। हाँ बोलिए सर, वाला परचेस बुक में लिखवाएगा ना? हाँ, परचेज बुक में लिखाएगा। ये इन्होंने विक्रय किया है ना, इससे खरीदा। हाँ, परचेज बुक में आएगा। ये लिखा है ना क्रय पुस्तक, क्रय पुस्तक माने परचेज बुक। ये क्रय वापसी हो गया, ठीक है। इस हिसाब से ये चीज आ जाएगी। सर, इन सबके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं क्या लिखने के? तो मैंने उसको आपका मुख्य रोजनाम। हाँ, आपको कोई क्वेश्चन थे किसी के यहाँ पे, पूछिए। तो ये हमारी सब्सिडी बुक्स कहलाती है और ये अलग अलग ऐसे से बनती है। अब इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मेरे से, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। किसी ने फॉर्मेट का पूछा था, उसका कॉलम कैसे बनता है। तो सर, उसके फॉर्मेट सेम होते हैं कि सबके अलग अलग होते हैं? देखो, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट करीब करीब एकदम एक जैसा, एक कॉलम का डिफरेंस है, बाकी सब एक जैसा। एक कैश बुक अलग होती है, और जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट जर्नल जैसा ही होता है। 5 कॉलम का, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जो 5 कॉलम हमने जर्नल में बनाए थे, तो जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, बिल्कुल जर्नल प्रॉपर वैसा ही बनता है। यस सर, आपने रिकॉर्डिंग में भी बताया था। जर्नल रोजनामचा, जर्नल को रोजनामचा बोलते हैं। रोजनामचा जर्नल को हिंदी में रोजनामचा बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारा इस हिसाब से ये बुक्स बनती है। अब इसके अंदर मेरे को कुछ पुस्तकें देनी। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन जो शीट आपको मैं भेजने वाला हूँ, उसके अंदर आपको कैसे क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ, उसको आप करते जाएंगे और हम चीजों को आगे देखेंगे। यहाँ तक जो कुछ मैंने कहा है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है मेरे से। सर, हाँ, यदि केस में माल बेचा और वो वापस आया तो उसकी एंट्री तो वो कैश बुक में आएगी। देखो, आपने किसी को कैश में बेचा और वो माल वापस करता है, तो आपको उसको कैश वापस करना पड़ेगा ना। हाँ, तो कैश आपको कैश बुक में आएगी वो, और उधार के करेंगे तो परचेस ये सेल्स रिटर्न में आएगी। सेल्स रिटर्न में आएगी, ठीक है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने पहले पेज में क्या बताया आपको, पहले शीट के पहले पेज में बताया कि अगर बिजनेस छोटा बिजनेस है, ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट माने बिल वगैरह जो मिला, उसके आधार पर आप जर्नल में एंट्री करोगे, लेजर बनाओगे, सब ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फाइनल करोगे। लेकिन अगर मीडियम साइज या बड़ी साइज का बिजनेस है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट अब बनेगा, उसको सब डिवीजन में लिखोगे आप, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स लिखोगे। फिर उसके बाद लेजर में भी अलग अलग, लेजर भी अलग अलग आप बना सकते हो। फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, क्योंकि काम आपको बांट के करना है, इस वजह से आपको ये सब चीजें करनी है। और फिर फाइनल अकाउंट बनाओगे। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं,
स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए बनती है। एक जैसे ट्रांजैक्शन, एक जैसे सिमिलर ट्रांजैक्शन, एक प्रकृति के ट्रांजैक्शन एक किताब में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने फायदे वगैरह आपको तो बता दिए। देखिए, दो तरह की सब्सिडी बुक और होती है, एक बिल रिसीव बुक और बिल्स पेबल बुक। इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी बुक हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको मेन 6 तरह की किताबें हैं। एक कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जनरल बुक। ये 6 तरह की किताब है। ठीक है, अब अगर हमारे जो कैश बुक है उसके अंदर हम सिर्फ नगद के ट्रांजैक्शन लिखते हैं, सिंपल कैश बुक बनती है, द्विस्तंभीय कैश बुक बनती है, त्रिस्तंभीय कैश बुक बनती है और खुदरा कैश रोकड़ बही बनती है। तो कैश बुक भी 3-4 तरह की बनती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारा जो नॉन कैश के ट्रांजैक्शन, गैर नगद के जो ट्रांजैक्शन, उनके लिए परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक हो गई, सेल्स रिटर्न बुक हो गई और जनरल बुक, ये बन गई। ठीक है, ये हमारी चीज हो गई इसके अंदर। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन देने हैं, ये क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं, एमसीक्यू वाले हैं। इसका आंसर क्या होगा वो आप बताएंगे, कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ आएगा, है ना। आपको लिखना है कि ये ट्रांजैक्शन हम किस बुक में लिखेंगे, ये किस बुक में लिखेंगे, और इस ढंग से ये मैंने दिया हुआ। ये सोर्स डॉक्यूमेंट की बाद में। तो अभी आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं करने हैं, आपको ये पेज नंबर इस पेज से नहीं लेना, 6 नंबर पेज से नहीं लेना, आपको 5 नंबर पेज तक क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करना है। सर ये कौन सी सीट है? ये बेटा आपके पास शीट नंबर 21 है, ये 21 सीट है, 21 शीट है। इसके अंदर 5 नंबर तक पेज तक के जो क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और इन क्वेश्चंस को आप करेंगे पेज नंबर 21 तक है। शीट नंबर 21। सर थर्ड वाले में बुक्स का नाम लिखना है कि बुक्स का कौन सी नाम book लिखना में है, करना ये ट्रांजैक्शन किस बुक में आएगा, ये ट्रांजैक्शन किस बुक में, इवन इसके अंदर भी यही पूछा है मैंने, यस ऐसा ऐसा हो गया तो किस बुक में लिखेंगे। तो वो देखते हैं आप कैसे करते हो, उसको मैं समझना चाहता हूँ। ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर।